नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें दिल्ली की या फिर दूसरे किसी शहर की, हर तरफ कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और अब मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बात दिल्ली की जाए तो यहां पर संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीच एक और जो भयावह बात है, जो डराने वाली बात है, वह सामने आ रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो कुछ समय पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, वह फिर से संक्रमित हो रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों ने टीके भी लगवा लिए हैं, डबल डोज भी ले ली है, फिर भी उनको कोरोना हो रहा है। यह एक बात सामान्य तौर पर लोगों को डरा जरूर रही है, लेकिन अगर वैज्ञानिक स्तर पे से बात की जाए, चिकित्सकीय स्तर पे इस पे बात की जाए, विशेषज्ञों से इस पे बात की जाए, तो साफ होती है स्थिति कि आखिर माजरा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम आज इन्हीं सब सवालों को समझने के लिए, इनका जवाब लेने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जो कि आईसीएमआर का जो इंस्टीट्यूट है एक जोधपुर में, उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो आईसीएमआर की साइंटिफिक कमेटी है उसके मेंबर हैं, आईसीएमआर के लिए एडवाइजर हैं। हम सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आशुतोष जी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। हर तरफ जो दृश्य सामने आ रहे हैं अस्पतालों के या फिर डेड बॉडीज के, लोग बहुत डरे हुए हैं। हालांकि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, मास्क लगाते हुए लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचें, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ रहा है। उसमें भी जो एक सबसे बड़ा डर है, जिसके लिए मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे कि 1, 3, 4, 5, 6, 7 महीने पहले कोई कोरोना से संक्रमित हुआ था, वह फिर से संक्रमित हो रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था जो एक बार संक्रमित हो गया वह दोबारा संक्रमित नहीं होगा, लेकिन जो दोबारा संक्रमित हो रहे हैं लोग, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है या क्या कारण है? कृपया इसका जवाब दें। जी डॉक्टर साहब। आशुतोष जी, हमें इस बीमारी के नेचर को, इसकी प्रकृति को समझना होगा। कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो श्वास की नली के माध्यम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से प्रवेश करता है और उसके बाद ये वायरस ब्लड में आ जाता है। तो जब ये रक्त संचार में वायरस आता है, तब इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, वो एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज उस वायरस को मार के डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं। तो इस युद्ध में जब वायरस की जीत होती है तो आदमी में संक्रमण इंसान में फैल जाता है, उसमें बीमारी के लक्षण आ जाते हैं और बीमारी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और अंत में शायद मौत तक पहुंचा देती है, दुर्भाग्यवश। अब हमें यह समझना होगा कि जब ये वायरस अंदर जाता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कितनी स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करेगा कि विजय हमारी होगी या वायरस की होगी। तो ये एंटीबॉडी के माध्यम से होता है और जिन लोगों में एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में बन जाती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो लोग बीमारी से हल्के फुल्के सिम्टम के बाद उभर जाते हैं। और ये एंटीबॉडी जो हैं, ये लगातार बनी नहीं रहती हैं। ऐसा देखा गया कि पहले और कुछ ऐसे इस प्रकार के वायरस में एक बार इन्फेक्शन होने के बाद वो एंटीबॉडीज जिंदगी भर के लिए बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए खसरे की बीमारी है या पोलियो की बीमारी है, तो बच्चों को हम खसरे का टीका लगाते हैं, पोलियो का टीका लगाते हैं, बचपन में वो टीकाकरण करने के बाद जिंदगी भर के लिए वो उस बीमारी से प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन ये जो SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस है, जिससे कोविड-19 की बीमारी हो रही है, इसमें अभी तक ये नहीं आया है कि ये जिंदगी भर के लिए एक बार इन्फेक्शन या एक बार संक्रमण होने के बाद जिंदगी भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी, इसलिए दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है और जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो ब्लड के अंदर हैं। तो इसका मतलब कि हवा के साथ सांस की नली में वायरस का जाना एंटीबॉडीज नहीं रोक पाएंगी, वो वायरस अंदर जाएगा
रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी हमारे नाक में, गले के पिछले हिस्से में और हमारे फेफड़ों तक वायरस जा सकता है। एंटीबॉडी या इम्यूनिटी उसको नहीं रोकेगी, इसलिए दोबारा इन्फेक्शन होना हो सकता है और कुछ लोगों में हुआ भी है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक तो बात हो गई कि किस तरीके से एंटीबॉडीज कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाते हैं और फिर कोरोना का संक्रमण हो सकता है और कई लोगों में हुआ भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति ने डबल डोज ले ली है, कोरोना के टीके की डबल डोज ले ली है, उसको भी इन्फेक्शन हो रहा है, ये फिर क्या स्थिति है, इसको भी स्पष्ट करें। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसी कड़ी में मैं आगे इस बात को और बढ़ाता हूं कि मैंने कहा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो बनती हैं और वो वायरस को मारने का प्रयास करती हैं। तो जब हम वैक्सीन ले रहे हैं तो पहली डोज जब हम वैक्सीन की लेते हैं और उससे पहले अगर हम कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं तो पहली बार उसकी एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। पहली डोज से जितनी मात्रा में एंटीबॉडीज हमारा शरीर बनाता है वो पर्याप्त नहीं होती इस बीमारी से लड़ने के लिए, इसलिए उसको बूस्टअप करने के लिए दूसरा डोज दिया जाता है। दूसरा डोज देने के 15 दिन बाद और एंटीबॉडी का शरीर के अंदर वो लेवल आता है जिसे हम मानते हैं कि इससे और रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 के प्रति हमारी एडिक्वेट हो गई है। लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अखबारों में पढ़ा है और हमने साइंटिफिक जर्नल में भी पढ़ा है कि जो वैक्सीन हमारे यहाँ दी जा रही है यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो 2 वैक्सीन हम अभी तक यूज कर रहे हैं, उसकी एफिकेसी 81% आंकी गई है। जी। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 100 लोगों को वैक्सीन लगाई है तो उसमें से 81 लोगों को ही हम कहेंगे कि इनको पूरी तरह से और कोविड-19 के विरुद्ध में सुरक्षा प्राप्त है। वैक्सीन लगाने के बाद भी 19% लोगों में देखा गया कि इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी। तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, दुनिया में आज जितनी बीमारियों की वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं होती है और हमारे पास जो उपलब्ध है उसके आंकड़े 2 डोज के बाद 81% बताए गए हैं। इसीलिए अब वैज्ञानिक इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या हमें तीसरी डोज लगानी पड़ेगी या जैसे फ्लू की वैक्सीन लगती है, क्या ऐसी स्थिति आएगी कि हर साल हमें कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? यानी क्योंकि देखिए बीमारी सिर्फ 1 साल पुरानी है, इसलिए इस बीमारी में ये कैसे बिहेव करेगी बीमारी, इसका नॉलेज भी हमारा सिर्फ 1 साल पुराना है। तो अभी तक जो स्थिति है उसमें हम इतना जानते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद 81% लोग प्रोटेक्टेड होंगे। 2 डोज के बाद 15 दिन के बाद पूरी सैचुरेशन होगी, लेकिन वो हमें 6 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी या 1 साल तक प्रोटेक्ट करेगी, ये हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा आशुतोष जी कि ये वैक्सीन हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं और एंटीबॉडीज ब्लड में तैयार हो रही है। लेकिन अगर हम बिना मास्क लगाए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्टेड है यानी संक्रमित है और उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है, तो उनसे बात करने से या उनके सांस लेने से, खांसने से, छींकने से वो वायरस हवा में आता है और अब उसी हवा में अगर सांस लेंगे तो वो वायरस हमारे फेफड़ों में जाएगा, यानी कि फेफड़ों में जाने में या सांस की नली में जाने में हमारी वैक्सीन उसको नहीं रोक पाएगी। वैक्सीन क्या कर रही है? वैक्सीन बीमारी की सीवियरिटी को, बीमारी की घातकता को कम कर रही है। अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो ये होगा कि हमें आईसीयू तक नहीं जाना पड़ेगा, हमें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जान का खतरा नहीं होगा। लेकिन वायरस को हमारे शरीर के अंदर घुसने से ये वैक्सीन नहीं रोक रहा है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही तरीके से, बहुत साफ सरल शब्दों में बताया। लोगों को निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा कि आखिर दोबारा संक्रमण कैसे हो रहा है और टीका लगाने के बाद भी लोग संक्रमित कैसे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात हम करेंगे कि बताया जा रहा है कि जो अभी प्रसार बढ़ गया है, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें जो अब कोरोना का वायरस मिल रहा है, जो पाया जा रहा है, वो डबल म्यूटेंट उसमें हो चुका है। तो ये किस तरीके से आकार प्रकार अपना ढांचा बदल चुका है और शरीर के एंटीबॉडीज जो पहले से अवेलेबल हैं उनको धोखा देके फिर से ये संक्रमित कर रहा है लोगों को, तो कुछ इस चीज को भी स्पष्ट करें। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने डार्विन को पढ़ा है
और डार्विन ने एक बात कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पृथ्वी के हर जीव पर लागू होता है, हर प्राणी पर लागू होता है। तो हर प्राणी अपनी प्रजाति को बढ़ाने में और अपने आप को सस्टेन करने का प्रयास करता है। तो वायरस भी यही करता है कि जब वायरस को रोकने के लिए हमारे पास उपाय आ जाते हैं, जब वायरस की जिंदगी को खतरा होता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आकार और प्रकार को बदलता है। वायरस में जो म्यूटेशन होता है, उसके अंदर जो आरएनए है, वो अपनी आरएनए को इस प्रकार से बदलता है कि वो इंसान से ज्यादा लड़ सके और इंसान पर हावी हो सके। तो ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर बदलता है, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और हर वायरस की प्रक्रिया है कि म्यूटेशंस होते रहते हैं। उसमें से कुछ म्यूटेशन हमारे लिए फायदे के होते हैं, यानी वो वायरस को कमजोर बनाता है, और कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो वायरस के लिए फायदे को होते हैं, जो वायरस को शक्तिशाली बनाता है। और जब डबल म्यूटेशन होने का मतलब है कि एक आरएनए स्ट्रैंड में दो जगह पे उसने ऐसे परिवर्तन कर लिए कि वो वायरस हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और स्ट्रांग किस तरह से होता है कि या तो वायरस की इन्फेक्टिविटी, यानी संक्रमण करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, या वायरस जो है शरीर के अंदर घुसने के बाद अपनी संख्या बढ़ाने में ज्यादा सक्षम हो जाता है। जी। तो ये म्यूटेशंस लगातार होते रहते हैं, और कोई म्यूटेंट वेरिएंट को जब एक ऐसा मतलब कम्युनिटी में लोग मिल जाते हैं जिनमें वो आसानी से फैलता है, तो वो फिर अपनी संख्या लगातार बढ़ाता जाता है। जी। तो डबल म्यूटेशन, मल्टीपल स्ट्रेन, हम बात करते हैं कि एक यूके स्ट्रेन है, एक ब्राजील स्ट्रेन है, एक साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, और अब हमारे देश में भी नए स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये वायरस की और इंसान की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसकी कोई दवाई नहीं ढूंढ लेते, जब तक हमारा व्यवहार इसके संक्रमण की चेन को बंद नहीं कर देता, और तीसरा, हमारे पास इतनी कारगर वैक्सीन आ जाए कि वो हमारे इस वायरस को हमारे इवन सांस की नली में या फेफड़ों में भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाए। तब तक ये लड़ाई इसी तरह से लड़नी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप पूरी दुनिया से परिचित रहते हैं, दुनिया भर में जो चीजें चल रही हैं उससे परिचित रहते हैं, आप लोग डिफरेंट जर्नल से चीजों को पता रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने अंतिम की 4 लाइनें बोली हैं कि ये वायरस से लड़ने के लिए जब तक हमारा शरीर व्यवहार नहीं करने लगेगा, या फिर कोई दवाई नहीं बन जाएगी, या फिर कोई ऐसा टीका नहीं बन जाएगा जो लंग्स या और दूसरी जगहों पर जाने से वायरस को रोक सके, तब तक कहीं ना कहीं इससे हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है, किसी बढ़िया टीके पर काम चल रहा है, या फिर दुनिया में इसके लिए दवाई पे काम चल रहा है जो कारगर दवाई होगी, या क्या कुछ हमको इससे बचाने के लिए, इससे निजात दिलाने के लिए क्या कुछ दुनिया में चल रहा है या हमारे देश में चल रहा है? कृपया इसको भी बताइए। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए, ये महामारी 20वीं शताब्दी के बाद सबसे बड़ी, इतनी बड़ी महामारी है जिसने पूरे विश्व को एक साथ घेर रखा है। आज की तारीख में कोई भी देश, कोई भी हिस्सा, पृथ्वी का कोई भी अंचल इस बीमारी की चपेट से बचा हुआ नहीं है। जाहिर है कि इतने बड़े खतरे से लड़ने के लिए, और सारी दुनिया भर के वैज्ञानिक जहां जिनके पास जितनी योग्यता और सुविधा है, वो अपने अपने तरीके से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जी। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास 3 ही हथियार हैं, या तो हमारे पास टीका अच्छा है, या हमारे पास इसके लिए दवाई आ जाए, या फिर हमारा व्यवहार उस तरह से परिवर्तित हो जाए। तो पहले टीके की बात कर रहे हैं। टीके में देखिए, एक टीका ऐसा आया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का कि भाई एक डोज से ही वो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं, दूसरे डोज लगाने की जरूरत ना पड़े। और अभी दूसरी जो वैक्सीन पे बहुत एडवांस रिसर्च हो चुकी है, वो है नेजल वैक्सीन, यानी नेजल स्प्रे के द्वारा वैक्सीन दी जाएगी, जो हमारे सांस की नली को और फेफड़ों की सतह पर और एक ऐसी लेयर बनाएगी कि वायरस उससे आगे ना जा पाए। इसमें समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हमने पोलियो पर विजय पा ली। 1970 में, 1980 में हमारे देश में पोलियो के असंख्य केस हुआ करते थे, और वो जिंदगी भर के लिए बच्चों को क्रिपल कर देती थी। ठीक है। लेकिन जब ओरल पोलियो वैक्सीन आया, यानी जब से पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की खुराक बनी, तो बच्चों को हम 2 बूंद देते थे, तो वो 2 बूंद जो है उनके खाने की नली में, मुंह से लेके और खाने की नली के अंतिम हिस्से तक, वो 2 बूंद एक ऐसी लेयर बना देती हैं कि पोलियो का वायरस अगर खाने की नली में जाएगा तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो जी। उसी तरह से जैसे ओरल पोलियो ड्रॉप ने पोलियो से हमें निजात दिलाई, उसी तरह जब हमारी नेजल स्प्रे वैक्सीन बन जाएगी तो वो हमें कोरोना वायरस को रोकने में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। बिल्कुल ठीक कह दूसरी रहे बात, दवाइयां होती हैं जिनको हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं। हैं। बहुत जी। सारे वायरस के अगेंस्ट में हमारे पास दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर कारगर कितनी सारी दवाइयों पर समय समय पर काम होता रहा है, आप परिचित होंगे। एक समय आया कि क्लोरोक्विन जो है वो इलाज के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती थी, फिर पता चला कि वो नहीं है। आज की डेट में भी सारी जगह बात हो रही कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो कोविड-19 से लड़ने में कारगर है, लेकिन 100% नहीं है। उसी जी। तरह प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, यानी दुनिया भर में डॉक्टर्स इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि कौन सी दवाई या कौन सी दवाई का कॉम्बिनेशन हमें कोविड-19 का सही इलाज देगा। तो ये बिल्कुल। रिसर्च इतनी संख्या में चल रही है, आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल के अंदर, और जो हमारे रिसर्च साइंटिफिक पब्लिकेशन होते हैं कोविड-19 के, वो 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। यानी ओहो। हर जगह काम चल रहा है। अगर आप लिटरेचर सर्च करने बैठेंगे तो कोविड-19 पे 2 लाख से ज्यादा साइंटिफिक पेपर आपको मिलेंगे। यानी कितनी, और सोचिए कि हमारी तकनीक, टेक्नोलॉजी, साइंस ने कितनी प्रगति कर ली है कि पुराने जमाने में एक वैक्सीन बनाने में 5 से 7 वर्ष का समय लगता था। जी। वहां हमने 1 साल के अंदर एटलीस्ट ऐसी वैक्सीन बना ली जो कुछ हद तक हमें इस बीमारी से लड़ने में हमारी क्षमता को बढ़ा रही है। तो जी। हमें बहुत उम्मीद है, हम बहुत आशावादी हैं कि जिस स्तर पर, युद्ध स्तर पर जो अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो जल्दी ही हमें एक ऐसी इफेक्टिव वैक्सीन या एक ऐसी दवाई दे देगा कि हम इस बीमारी पर भी काबू पा लेंगे। और जी। तीसरी बात यह है कि हमारा जो व्यवहार है, आज की तारीख में जब वैक्सीन नहीं है और दवाई नहीं है, तो फिर हमारे प्रोटेक्शन के जो साधन है कि हम मास्क का उचित रूप से, सही ढंग से और सही समय पर उपयोग करते रहें, हम उचित दूरी बना के रखें और हम अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, तो ये भी देखिए हमें लड़ने की क्षमता देता है। हमारे देश में 132 करोड़ की जनसंख्या है। अब ये बिल्कुल। 132 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन या दवाई उपलब्ध होना अपने आप में कितना बड़ा टास्क है, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के और इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन करेगा तो बिना वैक्सीन और बिना दवाई के भी हम काफी हद तक अपने आप को बचा लेंगे। इसका प्रमाण है, जनवरी महीने तक आते आते देश में एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो गई थी, रोज होने वाले मरीजों की संख्या कुछ सैकड़ों में रह गई थी, हम उस स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद ये जो एक धारणा बनी कि अब कोविड खत्म हो गया, अब कोविड जाने वाला है, और साथ में ही वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन और इसकी वजह से जो लापरवाही शुरू हुई कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, दूरी मेंटेन करनी बंद कर दी, और वो बिल्कुल केयर फ्री हो गए कि अब कोरोना खत्म हो गया। आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं कि वो जो हमने कड़ाई अगर और थोड़े दिन रखी होती, 1 महीने और उसी कड़ाई से चल रहे होते, तो शायद ये होता कि वाकई कोरोना आज इस स्थिति में नहीं आता। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। आज फिर से दूसरी लहर आई है और हम उतनी स्ट्रिक्टली अगर इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में जल्दी फिर से बीमारी पर काबू पा लें। डॉक्टर साहब, मैं एक नॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहा हूं। जैसे आपने बताया कि सभी लोग उस सारे नियमों का पालन करें जो नियम बताए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, साथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और इसके अलावा जैसे कि अब धीमे धीमे कहीं ना कहीं कभी वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है, कभी नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, जिसे कोरोना कर्फ्यू भी कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि कोरोना कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू, इससे इसका संक्रमण रुक पाएगा, या फिर इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रिक्ट होकर, एक जो चेन होती है 14 दिन या 15 दिन का जो पूरा स्पैन होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तब इसकी चेन रुकेगी? क्या समझ पाते हैं आप? जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो हम नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू अभी लगा रहे हैं, वो वायरस के ट्रांसमिशन की या संक्रमण की जो दर है उसको कम कर पाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अगर एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो कम से डेफिनेटली उसमें संक्रमण की दर में कुछ कमी आएगी। लेकिन
ये अपने आप में इतना कारगर नहीं है कि हम सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू के माध्यम से पूरी तरह से बीमारी पर काबू पा लेंगे। ठीक है। तो ये एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो सकता है, ये एक अतिरिक्त संसाधन हो सकता है, ये लेकिन अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। जहां तक 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन की बात है, तो देखिए ये व्यावहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले लॉकडाउन लगा के देखा है कि इसमें सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, ये जो एक मानसिक तनाव पैदा करता है, जो इससे बहुत सारे लोग कोविड-19 से बीमार नहीं हुए, लेकिन उस लॉकडाउन की वजह से घर में बंद होने की वजह से वो मानसिक संतुलन खोने लगे, ये भी नजर आया। और दूसरा, आपको पता है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि डोमेस्टिक वायलेंस हमारी सोसाइटी में, पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। और एक घर में, ऐसे घर में जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वहां मजबूरी में अगर 24 घंटे 7 दिन घर में रहना पड़े तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ती है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इससे पहले कि हम दोबारा से पूरे लॉकडाउन की बात करें। तो वो अपने आप में इस बीमारी से रोकने का प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन नहीं। जी 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 डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन है आपने बताया, या तो इफेक्टिव दवाई मिल जाए या फिर ऐसी वैक्सीन मिल जाए जो काफी अधिक समय के लिए पोलियो जैसी जो हमको इस चीज से निजात दिला सके, इस चीज से सुरक्षा प्रदान कर सके। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे करूंगा मैं कि पूरे माहौल में एक तरीके का भय है लोगों को, कोरोना का संक्रमण है, हर तरफ लोग एक ही बात हो रही है, पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब हर तरफ संक्रमण का डर है और कहा जा रहा है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखें, लेकिन वो चीज उतने लेवल पे हो नहीं पा रही है मेंटेन जैसी कि होनी चाहिए। सबको एक संदेश दिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर वो किसी भी जिले के जिलाधिकारी हो, सभी एक मैसेज दे रहे हैं कि सामाजिक दूरी, जो डिस्टेंस है 2 गज का, वो बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन इन सब चीजों का पालन 100% तो नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि एक जो दुनियादारी होती है उसके बीच में तरह तरह की चीजें होती हैं। आप कभी भी घर से बाहर निकलेंगे, आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा कि दुकान पे लोग सट के खड़े हैं, या फिर किसी ट्रेन या मेट्रो में जा रहे हैं तो वो आपस में काफी पास हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब ये कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बना के रखिए और वो हमारी दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है, व्यवहारिकता में मेंटेन नहीं हो पा रही है, ऐसे में ये कितना बड़ा एक खतरा है, या फिर इसके न हो पाने से जो हमको इससे निजात मिलने का जो एक क्रम है या फिर जो समय लगने वाला है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, इसको जरा समझाइए आप। बिल्कुल आशुतोष जी, हम ये जो 3 चीजें हम बात कर रहे हैं, मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी और हाथों को साफ रखना, इन तीनों चीजों का और इस वायरस के संक्रमण से जो रिश्ता है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति अगर किसी दूसरे असंक्रमित व्यक्ति के सामने आता है और दोनों के बीच में 2 गज से कम की दूरी है, दोनों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं और वो अगर बातचीत कर रहे हैं, साधारण बातचीत कर रहे हैं, तो भी हमारी जो सांस निकल रही है उसके अंदर संक्रमित व्यक्ति से वायरस निकलेगा और वो हवा में आएगा, और जो असंक्रमित व्यक्ति है वो उस सांस को अंदर लेता है तो वायरस उसके अंदर जाएगा। संक्रमण की ये प्रक्रिया है पहली। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि हम जब खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से बोलते हैं, तो जो हमारे सांस की नली से जो सांस निकलती है उसमें हवा के साथ साथ बड़े महीन पानी के कण होते हैं जिनको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। ये ड्रॉपलेट चूंकि पानी के कण होते हैं, ये थोड़े भारी होते हैं और इनके ऊपर भी वायरस बैठा होता है, तो ये पानी के कण वायरस के साथ आके किसी सतह पर चिपक जाते हैं। तो वो जो सतह है, वो ये ड्रॉपलेट्स जो है वो सतह, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा है और मैं जोर से बोल रहा हूं, इसलिए लैपटॉप के ऊपर ये पानी की सतह ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठी हो जाएंगी। अब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, और मैं अगर संक्रमित हूं, मेरे लैपटॉप को छूता है उस सतह पर जहां पर ये ड्रॉपलेट्स गिरे हैं, तो ये वायरस उसके हाथ में चिपक जाएंगे। जब ये वायरस उसके हाथ में चिपक जाएंगे
और वो हाथ वो अपने आंख पे, नाक पे या मुंह पे लगाएंगे वो व्यक्ति, तो ये वायरस उनके हाथ से और उनके सांस की नली में प्रवेश कर जाएगा। इस तरह ये दो तरीके से संक्रमण हो रहे हैं। तो हमारे पास संक्रमण रोकने का उपाय क्या हुआ कि जो संक्रमित है उन्होंने अगर मास्क लगा रखा है, और वो भी विशेष रूप से या तो 3 प्लाई वाला सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क हो, तो उन्होंने अगर लगा रखा है तो उनके मुंह से या सांस की नली से निकलने वाला वायरस उनके वातावरण से निकल के मुझ तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। और अगर उन्होंने भी मास्क लगा रखा और मैंने भी मास्क लगा रखा है तो दोनों लोग प्रोटेक्टेड हो गए, तो ये वायरस उनसे मेरे तक नहीं आ पाएगा। तो ये जो डायरेक्ट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है ये हमने मास्क के माध्यम से खत्म कर दिया। दूसरा क्या है कि अब जैसे मैंने बताया कि भाई वो ड्रॉपलेट जहां पे गिरे वो मैंने छुआ, मेरे हाथ में वायरस आ गए और मैंने अनजाने में जाने में अपने हाथ को अपने मुंह पर या आंख पर या नाक पर लगा लिया, तो वायरस अंदर जा रहा है जी। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार आप अपने हाथ को साबुन से धोइए, 20 सेकंड तक धोइए। 20 सेकंड तक साबुन से धोने से आपके हाथ में चिपते हुए जो वायरस हैं जो लगे हुए वो मर जाएंगे। और अगर आपके पास पानी और साबुन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप 70% या उससे अधिक कंसेंट्रेशन वाले अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से और हाथ को रब कीजिए ताकि वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि मैं अगर ऐसी जगह हूं जहां मेरे पास सैनिटाइजर भी नहीं है, जहां मेरे पास हाथ धोने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं इस बात के प्रति सजग हूं कि चूंकि मैंने एक कंटामिनेटेड सरफेस को छुआ है या मैं ऐसी जगह गया जहां मेरे हाथ में वायरस आ सकता था, मैं कॉन्शियसली अगर अपने हाथ को मुंह या नाक पे या आंख पे ना लगाऊं, तब तक जब तक मैं अपने हाथ धो नहीं लेता तभी मैं उससे बच सकता हूं। तो ये सारी जो एक कांस्टेंट जागरूक रहने की जरूरत है कि हम ये समझें कि वायरस हमारे अंदर कैसे जाएगा और उन सारी परिस्थितियों में नजर रखते हुए हम उचित व्यवहार करें, तो बिना वैक्सीन और बिना मेडिसिन के भी मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ये बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। वाह डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से सारी चीजें बताई हैं, यदि इसका कोई पालन करे तो निश्चित रूप से कम वायरस उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, भले उसके हाथों में लग जाए या फिर कपड़ों में लग जाए, लेकिन जो सांस की नली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे मैंने पूछा था, लेकिन उसी सवाल से एक सवाल और निकल आया है कि अभी बात पहले भी चली थी, अभी फिर भी चल रही है, अभी भी चल रही है कि हवा से फैलता है कोरोना का वायरस। इसमें क्या सच्चाई है और ये किस तरह से इसको आप समझा सकते हैं, कृपया बताएं। बिल्कुल वही बात मैं थोड़ी सी दोहराऊंगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, वैज्ञानिक रूप से मैं इस बात में पूरी तरह विश्वास करता हूं कि ये वायरस एयरबॉर्न है, यानी हवा के माध्यम से फैलता है। लेकिन फैलता है का मतलब क्या है ये भी हमें समझना होगा। मैं यहाँ बैठ के अगर छींक रहा हूं, खांस रहा हूं, हवा में वायरस फैला रहा हूं, तो वो वायरस 24 घंटे इस हवा में नहीं रहेगा और वायरस में ये ताकत नहीं होती कि वो मेरे शरीर से बाहर निकलने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। ठीक है, लेकिन वो वायरस 3 घंटे तक, 4 घंटे तक हवा में जिंदा रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि देखिए हमारे वातावरण में प्रदूषण है और प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कण होते हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। उनकी साइज होती है 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार हवा में तैरते रहते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। और 2.5 माइक्रोन एक वायरस से 10 गुना बड़ा होता है, यानी 10 वायरस एक 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल पे इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। तो ये पार्टिकल्स जब तक हवा में तैरते रहेंगे और उनके ऊपर वायरस चिपका हुआ है, तो मैं उस हवा में अगर जाके सांस लेता हूं तो उस पार्टिकल के साथ वो मेरे अंदर जा रहे हैं। कोविड से पहले हम दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशान थे एयर पॉल्यूशन को लेकर, वातावरण के प्रदूषण को, हवा के प्रदूषण को, और उस प्रदूषण में हर बार यही PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात होती थी। कोविड ने हमें इतना घेर लिया है कि हम उस प्रदूषण के बारे में हम उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रदूषण की उपस्थिति और साथ में वायरस की उपस्थिति दोनों मिलकर हमारे लिए एक ज्यादा घातक कॉम्बिनेशन बन गए हैं। इसलिए हवा का साफ रखना अपने, अच्छा एक चीज और जोड़ूंगा कि वायरस के ट्रांसमिशन की रिस्क कम बंद कमरों में ज्यादा होती है जी। ठीक है, बंद जगह पे ज्यादा होती है। तो अगर एक बंद कमरे में एयर कंडीशनर चल रहा है या मैंने अपनी सारी खिड़कियां बंद कर रखी है, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है,
और वहां पे कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति है, वो बैठा है, तो वो जो वायरस हवा में फैला रहा है, जब तक वो हवा सर्कुलेट नहीं होगी, उस हवा में लगातार वो वायरस 2, 3, 4 घंटे तक बना रहेगा और उस कमरे में बैठे कोई भी लोग जो सांस लेंगे उनके अंदर वायरस जा सकता है। यानी एयरबॉर्न है और प्रदूषण उसमें एडिशनल मतलब एक एनर्जिज्म क्रिएट कर रहा है, ये भी हमें समझना होगा। तो जहां तक संभव है हम अगर वेंटिलेशन रखें, हम अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखें जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा प्रदूषण की जगह में ये संभव नहीं है, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां हम वेंटिलेशन जारी रखें, फैन चलाएं, पंखा चलाएं, खिड़कियां दरवाजे अगर संभव है खोल के रखें, हवा सर्कुलेट होती रहेगी तो वायरस का ट्रांसमिशन की रिस्क कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं और बहुत सारी बचाव के उपाय भी बताए हैं आपने। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ होगा और जिस तरीके से आपने बताया उसका अगर वो अनुपालन करेंगे तो बचाव भी होगा कोरोना से और वो सुरक्षित भी रहेंगे और कोरोना को मात भी देंगे। तो आपने डॉक्टर साहब अपने बहुमूल्य समय से हमें अपना वक्त दिया, बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी, थैंक यू।